नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का अपना सफल दौरा पूरा करने के बाद भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत पहुंचेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका के दौरे को लेकर देश नहीं बल्कि दुनिया भर में बड़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं। इस दौरे के कई आयाम थे। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर के इस दौरे में यह भी बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो किस तरह से भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे लेकर जाएंगे। रक्षा सौदों की बात हुई। मैंने कहा कई आयाम है इस सौदे के, इस यात्रा के। लेकिन इस पूरी यात्रा में दो चीजें ऐसी हुई हैं जो सुरक्षा के लिहाज से भारत के एक एक नागरिक के लिए बहुत अहम है। जब मैं एक एक नागरिक की बात कर रहा हूं, भारत के तमाम नागरिकों की बात कर रहा हूं, तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मामले सीधे सीधे आतंकवाद और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं जो पाकिस्तान जिस तरह के आतंकवाद को अपनी सरजमीं पर पालता पोसता रहा, उसके कारण भारत में सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कितने ही परिवार जो हैं वो सड़कों पर आ गए। ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो आतंकवाद की नीति थी, उसका दुष्परिणाम भारत लगातार पिछले कई सालों से झेलता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। आतंकवाद का खात्मा करना, इसको जैसे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रण कर रखा है। इसलिए प्रधानमंत्री के इस दौरे में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक, मुंबई में जो 2008 में आतंकी हमला हुआ था, जो भारत पर एक बड़ा हमला था, उस हमले का एक प्रमुख मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जाएगा। उसको वो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और इस आतंकी हमले में, मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, उसका एक अहम भूमिका थी। और भारत लगातार ये कोशिश कर रहा था। 17 साल बाद भारत को यह कामयाबी मिली और अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने के बाद जब उससे पूछताछ होगी तो उस आतंकी हमले से जुड़े और पाकिस्तान के जो कई साजिशें हैं उनका भंडाफोड़ हो सकता है। और साथ साथ ऐसी भी ताकतें जो इसमें ढक छुप कर काम कर रही थी भारत के खिलाफ, उन ताकतों का राज फाश हो सकता है। जब मैं ये कह रहा हूं उन ताकतों का राज फाश हो सकता है, तो सिर्फ एक बात याद दिलानी काफी है और उससे आपको बहुत कुछ अंदाजा हो जाएगा। यह मत भूलिए कि 2008 का ये वही मुंबई आतंकी हमला है जिस आतंकी हमले के बाद कुछ लोगों ने मिलकर के एक किताब लिखी थी। एक पत्रकार ने, एक उर्दू के पत्रकार ने किताब लिखी थी जिसका विमोचन दिग्विजय सिंह ने किया था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में। और महेश भट्ट जैसे फिल्मकार थे, वो महेश भट्ट जिनके बेटे की भूमिका इस आतंकी हमले को लेकर संदिग्ध रही है। और इन लोगों ने किताब जो है लॉन्च की थी मुंबई में और यह कहा था कि इस आतंकी हमले के पीछे दरअसल आरएसएस की साजिश है। वो अलग बात है कि यह पूरी थ्योरी जो है बेनकाब हो गई, क्योंकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। और इसीलिए इस आतंकी हमले से जो है हिंदू आतंकवाद, आरएसएस की साजिश, इस सब की जो थ्योरियां गढ़ने की जो साजिश थी वो बेनकाब हो गई। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने के बाद कुछ और साजिशों का पर्दाफाश हो सकता है कि आखिर कौन कौन लोग थे जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। यह एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसलिए इसको कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिशन था वो कामयाब रहा। अब इसमें दूसरा पक्ष आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता के बाद जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो जारी किया गया, उसमें पाकिस्तान का जिक्र करके ये कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए ना करे। अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि इस जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम भर आने से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं
उन सबको देखकर लगता है कि पाकिस्तान को वॉशिंगटन में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी चोट दे दी है। तो इस मायने में देखें तो यह दौरा अपने आप में बेहद कामयाब रहा, क्योंकि आतंकी हमलों में जिस तरह से आम भारतीय पीड़ित थे, उसको लेकर के भारत को आतंकवाद पर लगाम कसने में, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। आज दो टूक में इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने आप में भारत की बड़ी कामयाबी है, लेकिन विपक्ष का ध्यान तो अडानी पर अटका है। उसको ये भारत की कामयाबी नहीं दिखती है। और इसमें एक पक्ष और भी है, नहीं भूलना चाहिए उसको। जब मैंने कहा राज खुलेंगे, तो एक और राज की दिल्ली में चर्चा हो रही है, और वो चर्चा ये हो रही है कि कांग्रेस के जो डिप्टी एलओपी हैं, क्या डिप्टी एलओपी की पत्नी, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा गोगोई साहब की तरफ है, राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, उनकी पत्नी का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से है। इसको लेकर बीजेपी आक्रामक हो चली है। ये सब जो चीजें हैं, अगर आप इनको जोड़ते हैं तो ये कहानी किस तरफ अनफोल्ड हो रही है, दो टूक में आज इसी को समझने जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि शुरू करें, मैं आपको एक बात और छोटी सी बताकर उसके बाद आपको मैं कुछ सुनवाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। जब मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी आज से नहीं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने तहव्वुर हुसैन राणा का मुद्दा उठाया था और कहा था कि उसको भारत लाना ही होगा। और 2011 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब से जिस मिशन पर वो काम कर रहे थे, आज 2025 में उस मिशन में वो कामयाब हुए हैं। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आतंकवाद को लेकर के, आतंकवाद से लड़ाई को लेकर कितने गंभीर हैं, और वो जो टारगेट सेट करते हैं, उस टारगेट को अंतिम परिणति तक पहुंचाते हैं। सुनिए जरा नरेंद्र मोदी को, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्या कहा, और अब जब उनको अमेरिका में कामयाबी मिली तब उन्होंने कहा क्या। सुनिए जरा। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2011-12 से लगातार वो जिस मुद्दे को उठा रहे थे, आज प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको उन्होंने अंतिम मुकाम तक पहुंचा दिया। हालांकि अभी इसमें बड़े राज फाश होने बाकी हैं। दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे। घायल ताज खुलेंगे क्या राज, और क्या राज होंगे, ये जानना जरूरी है, देश को समझना जरूरी है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं आज की डिबेट में। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ विजय शर्मा जुड़ चुके हैं बीजेपी से। स्क्रीन पे दिखाइए प्लीज़ मेहमानों को, तमाम मेहमानों को। मेरे साथ चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। विजय शर्मा बीजेपी से जुड़ चुके हैं मेरे साथ।
दुष्यंत नागर जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। विजय शर्मा जी, दो चीज़ें जल्दी से मैं आपसे चाहूँगा कमेंट। एक तरफ ये उज्ज्वल निकम जो पूरे इस मुंबई के जाने माने वकील हैं, जो है उन्होंने कई इस तरह के आतंकवाद के केस लड़े, मुंबई आतंकी हमले का भी, वो ये कह रहे हैं कि कई सारे राज खुल सकते हैं तहव्वुर हुसैन राणा के आने से। और दूसरी तरफ आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी आरोप लगाती है कि गौरव गोगोई की पत्नी के सीधा सीधा पाकिस्तान के आईएसआई से संबंध है। आपने बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बड़े खुलासे किए हैं। क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है? देखिए अशोक जी, बिल्कुल हो सकता है। और ये एक नेता नहीं होंगे, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे विभीषण बैठे हैं देश में, देशद्रोही बैठे हैं, जिनके समय समय पर तार जुड़ते रहे हैं और उनके साक्ष्य मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। और आपने दिग्विजय सिंह का देखा ही है, वो किस तरह से ओसामा को ओसामा जी कह के पुकारते थे, किस तरह से उन्होंने मरने की कोशिश की। अगर ये आतंकवादी जिंदा ना पकड़ा जाता तो ये आरएसएस के ऊपर करते और आरएसएस के ऊपर बैन लगाते, पता नहीं क्या क्या करते, आगे करते। और कितने सैकड़ों लोगों को सड़कों पे घूम घूम के मारा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते थे कि मुझे 2020 खेलने में किसी तरह का शौक नहीं है। मनमोहन सिंह जी ये भाषा बोलते थे। एक 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 खून की कतरे का भी बदला नहीं लिया गया देश की सीमाओं पे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, वो एयर स्ट्राइक भी करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, देश के सामने बताना चाहता हूं कि देश के साथ कितने बड़े धोखे हुए हैं और रूलिंग पार्टी किस किस तरह से की है। हमारी जमीन को किस तरह से देने की तैयारी थी, आपने देखा होगा। एक किताब छपी थी, उसमें बाकायदा बताया गया है कि वो खाली छोड़ने की बातें थी और सेना ने फिर उसका विरोध किया तो वो बच गई हमारी जमीन। और वो कितनी जरूरी जमीन थी वो सारे देश के सामने है। आपने किस तरह से, और पुस्तकों का मैं हवाला दे देता हूं, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि डिबेट ही सारी कंप्लीट वहीं चली जाएगी। तो अब ये जो राणा अमेरिका से आएगा, निश्चित तौर पे, क्योंकि इनका कभी इंटरेस्ट नहीं रहा उनको लाने के लिए कांग्रेस पार्टी का। उन्हें पता थी कि यहां पूछताछ होगी तो राज खुलेंगे, और वो राज क्या खुलेंगे, उनके तार कहां तो तक ये आप जाएंगे। किस आधार पे विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि पिछली सरकारों का इंटरेस्ट नहीं था तहव्वुर हुसैन राणा को लाने में? ये आप किस आधार पर आरोप? आप उनके कार्यकाल देख लीजिए ना, कितने लेटर लिखे इन्होंने वहां की सरकार को, कितनी इन्होंने वहां औपचारिक तौर पे इन्होंने उनसे अनुरोध किया कि भेजिए। कहां इन्होंने जाके वहां पे पक्ष रखा। सरकार के बहुत सारे चैनल होते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूं विजय शर्मा जी। आज तो 14 फरवरी है और आज पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था, आज उसकी भी जो है देश के जो जख्म है वो ताज़ा हो रहे हैं, क्योंकि पुलवामा आतंकी हमले की भी बात कर रहे हैं। जब हम मानते हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ उसमें जो है अभी तक कोई ठोस कहें कि उसमें जो है जांच एजेंसियां किसी नतीजे पे पहुंची हो। ठीक है कि 19 लोग आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन पुलवामा को लेकर जो कुछ हुआ उसका इंसाफ भी तो जरूरी है। देश उसके लिए भी तो इंसाफ मांग रहा है। देखिए अशोक जी, ये तार कहां से जुड़ते हैं? पाकिस्तान से जुड़ते हैं। हमारे देश के अंदर की बातें नहीं है। और पाकिस्तान का रवैया कैसा रहा है देश के आजाद होने से लेकर आज तक, वो सबको पता है। वो डिनाइल मोड में रहते हैं। तो ये चीजें होंगी। अभी जिस तरह से ट्रंप जी ने कहा है कि भाई पाकिस्तान को अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, तो ये चीजें किसकी? ये हमारी बड़ी एक ऐतिहासिक जीत है कि एक महाशक्ति, और वो जहां जाके रोते थे, पाकिस्तान बार बार रोता था कि देखो जी भारत ये क्या करता है। तो मुझे निश्चित तौर पे ऐसा विश्वास है कि ये चीजें भी सामने आएंगी। और हमने उनको मजा चखाने का काम किया। पाकिस्तान में किस तरह से हमने एयर स्ट्राइक की थी। ओके, दुष्यंत जी, क्या आज के दिन जब आतंकी हमले पुलवामा की भी आज बरसी है, याद कर रहे हैं, क्या ये डेवलपमेंट भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि नहीं है कि जिसमें एक तरफ तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जाएगा, इसका ऐलान ओपनली राष्ट्रपति ट्रंप कर देते हैं, और दूसरी तरफ जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है कि पाकिस्तान जो है अपनी सरजमी का इस्तेमाल जो है भारत के खिलाफ जो इस तरह के आतंकी हमलों के लिए ना करे। क्या लगता है आपको कि ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी उपलब्धि है? देखिए, पहले तो मैं हमारे जो शहीद हुए थे पुलवामा में, मैं उन सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
और निश्चित रूप से बिल्कुल उपलब्धि है, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने प्रभावी कदम उठाए। उनके पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की शुरुआत जो कार्य किया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से ऊंची राजनीति सुरक्षा के ऊपर कर रहे हैं, आतंकवाद जैसे मुद्दे पे एक राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस आतंकवाद में उन्होंने भारी कीमत भी चुकाई, अपने दो प्रधानमंत्रियों की शहादत दी, मुख्यमंत्री शहीद हुए। तो इस प्रकार की हल्की बातें आज नहीं करनी चाहिए। शहीदों का हमें सम्मान करना चाहिए जिन्होंने भारत के लिए अपनी शहादत दी। रही दिग्विजय सिंह जी की बात, तो वो दिग्विजय सिंह जी ने कहा था वो कांग्रेस पार्टी का या यूपीए गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं था। ऑफिशियल स्टैंड उनका वही था जो सुरक्षा एजेंसियों के आधार पे मामला जो चल रहा है, जो कोर्ट में चला। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं विजय जी, भारतवर्ष है, इतनी बड़ी हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, आप किसी भी तरीके से इस प्रकार से लपेटने का प्रयास मत करिए। दुष्यंत जी, आप हर मोर्चे पर विफल हो जाते हैं, क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ मिल गए जी, पाकिस्तान से उनकी वाइफ का कनेक्शन हो गया जी। गोगोई साहब की तीसरी पीढ़ी है, उसकी फैमिली का देश की आजादी के इतिहास में आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिना जांच के सिर्फ उनकी पत्नी एक विदेशी देश की नागरिक है। दुष्यंत जी सुनिए एक मिनट, मैं गौरव गोगोई, दुष्यंत जी मैं गौरव गोगोई के विषय पर अभी आता हूँ। सुनिए ना, सुनिए दुष्यंत जी, गौरव गोगोई के एक मिनट, दुष्यंत जी एक मिनट, दुष्यंत जी मुझे सुन पा रहे हैं? दुष्यंत जी सुनिए जरा, एक मिनट, दुष्यंत जी सुनिए, गौरव गोगोई के विषय पे मैं आता हूँ, अभी बात करते हैं उस पर, उसमें खुला आपको वक्त दूंगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, सुनिए ना, यही कहना है। अरे गौरव मेरी बात तो, मेरा सवाल तो ले लीजिए, आपको मैंने बिना रोके टोके बोलने दिया, आप मेरा सवाल तो ले लीजिए। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो है वो स्टैंड नहीं था, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं था। कांग्रेस पार्टी में तो हर दूसरे उसमें एक ऑफिशियल स्टैंड होता है, एक अनऑफिशियल स्टैंड होता है। कांग्रेस का हर प्रवक्ता जो है जहाँ एक ऑफिशियल स्टैंड लेकर चलता है, कांग्रेस में सारे नेता एक ऑफिशियल स्टैंड जेब में रख के चलते हैं, एक अनऑफिशियल स्टैंड लेकर चलते हैं। अगर ऑफिशियल स्टैंड नहीं था, और ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं कई बार इस चीज का खुलासा कर चुका हूं कि ये जो जिसने पुस्तक लिखी थी, मेरे उस पत्रकार से खुद बात हुई, निजी तौर पर बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे सरकार की तरफ से ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई गई थी कि ये किताब लिखो, सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई गई थी। तो उसका विमोचन में ऑफिशियल करे, अनऑफिशियल करे, तो क्या ये मुंबई के आतंकवादी हमले में, आप विजय जी के आरोपों को ठीक है, आप कहिए कि पॉलिटिकल आरोप है, लेकिन क्या इस बात से हम इनकार कर सकते हैं कि मुंबई के आतंकी हमले को सीधा सीधा आरएसएस से जोड़ने की उस वक्त की सरकार ने साजिश की थी, कोशिश की थी? बिल्कुल नहीं। तत्कालीन गृह मंत्री के सारे बयान रिकॉर्ड पर हैं, और कोई ऐसा नहीं है, सुरक्षा एजेंसियों के तमाम अधिकारी उसमें मौजूद रहते हैं कि कोई देश की सिक्योरिटी को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकती साहब। हमारा, मैंने बताया, हमारा इतना सशक्त एक सिस्टम, तंत्र बना हुआ है जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, सेना है, सुरक्षा एजेंसियां हैं। कोई किसी पे आरोप लगा के ऐसे चल देगा क्या? ये मजाक नहीं है विजय जी, गंभीरता से बात करनी चाहिए हमें, ये भारत की सुरक्षा का मामला है। बोलिए विजय जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। साहब, आपने बड़े हल्के में लिया, ये बड़े गंभीर आरोप हैं, और ये पहला आरोप नहीं है। फिर आपके मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान में कैसे कहते थे मोदी सरकार को हटाइए, आप पाकिस्तान की धरती में बैठ के बोलते थे, ये क्या था? और आप 2-3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के, उसको कहते हैं उनका निजी बयान था, तो फिर भैया बयान ऑफिशियल किसका है? आप बताइए ना मुझे। बिल्कुल हो सकता है, दो तीन बार के चुने हुए मुख्यमंत्री कृष्णा को तो आपने भाजपा ज्वाइन करा ली। अरे सुनिए, 2-3 बार मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं थी क्या? हमारे फौजियों के सर काट कर और फुटबॉल खेलते थे, क्या किया आपने? आप बताइए मुझे। 370 पे आपका स्टैंड क्या था? आज तक भी कहते हैं। आपके चिदम्बरम जी ने विरोध किया नहीं किया 370 का? बताइए आप मुझे, आप बताओ ना। भगवा आतंकवाद आपके होम मिनिस्टर, आप किस तरह से, आप
विजय शर्मा जी क्या बातें कर रहे हो? ये बड़ी सार्थक, ये बड़ी वो जो सार्थक होम बहस सेक्रेटरी था है। वो भारतीय जनता पार्टी में गंभीरता से बात आपकी पार्टी कीजिए। में ओके मंत्री ना सांसद ओके रहा। रुकिए ओके रुकिए रुकिए दोनों उस वक्त रुकिए जो दोनों गंभीरता रुकिए से दोनों बात रुकिए कीजिए एक मिनट आपको। दोनों रुकिए होम दोनों सेक्रेटरी रुकिए कौन था उस दोनों वक्त? रुकिए दोनों रुकिए आप बात करने लगे। दोनों को दोनों को दोनों को दोनों की आवाज बंद आवाज बंद आवाज बंद आवाज बंद आवाज बंद राष्ट्रीय सुरक्षा आवाज के बंद कर दीजिए इस्तेमाल- दोनों लोगों की आवाज बंद कर दीजिए। देखिए एक एक करके हम बोले। पहली बात। दूसरी बात, आतंकवाद का मसला ऐसा है जिसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस बात को नहीं अगर इस बात को पॉलिटिकल पार्टियां इस देश की मान के चलती तो भारत को आतंकवाद के इतने घाव नहीं सहने पड़ते होते। इस देश में दुर्भाग्य से आतंकवाद पर राजनीति होती रही है। इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद पर राजनीति होती रही है और यही देश का दुर्भाग्य, और उसी के कारण भारत को यह भुगतना पड़ा है। पाकिस्तान को लेकर ठीक है, एक पॉलिसी हो सकती है, उसको बनाने में देर हो सकती है, सवेर हो सकती है, हो सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ठीक है हर सरकार अपनी ओर से जो है उसने पूरा कोशिश की होगी पाकिस्तान की लगाम कसने में। लेकिन घरेलू मोर्चे पर जिस तरह की राजनीति होती रही आतंकवाद को लेकर के, मुस्लिम तुष्टीकरण को आतंकवाद से जो जोड़ने की बात हुई, उसके कारण इस देश को कितना नुकसान हुआ ये छुपा हुआ नहीं है। और फिर से मैं कह रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं था कि ये जो किताब लिख दी गई थी इसका लोकार्पण कर दिया गया था, ये ऐसा ही नहीं था। इसके पीछे एक बड़ी गहरी साजिश थी। अवधेश जी, क्या ये इतना आसान मामला है जिसको आज हम कह दें? और दूसरी बात, तैमूर हुसैन राणा, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीजें निकलेंगी, कुछ और राज खुलेंगे देश के सामने? देखिए, जो राकेश मारिया थे मुंबई हमले के समय पुलिस कमिश्नर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है लेट मी से इट नाउ, और उसमें उन्होंने डिटेल दिया है कि अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ाता तो इसे भी हिंदुओं के द्वारा किए गए आतंकवाद दिखाया जाता। बहुत विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है कि उस समय क्या था। उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था और पाकिस्तान के अखबारों में कलावा के आधार पर अनेक खबरें छपी, लेख छपे, वहाँ के टेलीविज़न पर डिबेट हुए। और दिसंबर 2010 में जिस पुस्तक की आप चर्चा कर रहे हैं, उस पुस्तक में बाकी सारे कैसे सिलसिलेवार तरीके से दिया गया हुआ है। वो तो तब दिया गया जब पुस्तक लिखी गई, जबकि वो कसाब पकड़ा चुका था, वो अपना अपराध कबूल कर चुका था। उसके पकड़ने वाले जो सिपाही एक तो शहीद हो गए थे, अति वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और दूसरे थे उन्होंने पूरा बयान दिया कि हमने कैसे हमला किया है, पकड़ा है, ये सब कुछ हो चुका था। इसके बाद उस पुस्तक का विमोचन हुआ था और लिखवाया गया था। और ये बात सही है कि हर चीज़ तो सरकार खुल के नहीं करती है ना भाई। नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध गुजरात में जिस एनजीओ के माध्यम से चलाया गया, जिनको वहाँ अभियान चलाने के किया गया, कोई मंत्री थोड़े उसमें जाते थे। नहीं, मैं तो खुलकर कह रहा हूं देश जी, मेरे पास जो जानकारी है ये दरअसल सरकार का एक छुपा हुआ ऑपरेशन था। किस तरह की किताब, क्योंकि उस पत्रकार को जानकारी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई और उसी के आधार पर, तो उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार का, यूपीए सरकार का एक पूरा ऑपरेशन था किस तरह की किताब लाकर मार्केट में जो है उसको फेंक दिया। नहीं, किताब के अलावा भी जो जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन दिए गए, जो समझौता रेल विस्फोट हुआ, जो हैदराबाद का जामा मस्जिद का विस्फोट था, जो कि राजस्थान के विस्फोट था, इन सब विस्फोटों के पीछे एक किसी तरह से आरएसएस के लोग जुड़े हुए हैं, हिंदी लोग जुड़े हुए हैं। इसके पूरे केस बने एनआईए के द्वारा, जो अब खत्म हो गए हैं। उनकी अरेस्टिंग हुई, एक आध केस में सजा भी करा दी गई, मतलब तो इसलिए उसके बाद वो सारे चीजें तो एक पूरी प्लानिंग के तहत ही हुआ था। और उसी में आपको ध्यान होगा, वो अभी एक आईवी के सज्जन अभी जीवित हैं जो टीवी पर आते हैं, कैसे जो गुजरात में जो मारी 2000, आपको मालूम है 2004 का जो वो इनकाउंटर था, उस लड़की का नाम इशरत जहां को, हाँ, उसको लेकर के, उसके बारे में जो कुछ भी जिस ढंग से होम मिनिस्ट्री में 2 ग्रुप बन गया, और फिर वो अलग तरीके से पहले सीबीआई फिर एनआईए को और लड़ाया गया वहां के, इसको प्रूफ करना ही है उसमें, वो सारी कथा थी, वो चल रही थी उस समय देश में। तो जाहिर है तहब्बुर राना चूंकि पहले यहाँ के रेकी करके गया हुआ था और यहाँ वो रहा था, तो ये भी पता चलेगा आया तो कैसे आया, कैसे ठहरा, क्योंकि उसका साथी जो डेविड कोलमैन हेडली है, वो तो 35 साल की सजा काट रहा है। एक साथ दोनों पढ़े हुए थे और ये तो पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर भी रह चुका है, वहाँ से जाके वहाँ बसा है। तो उस बीच के अनेक घटनाओं के बारे में भी, किन लोगों से संबंध थे उसके बारे में भी और भी बातें हो सकती हैं, जिसके कारण अभी तक उसके प्रत्यर्पण में समस्या भी आ रही थी। तो इसमें मुझे, लेकिन हो या नहीं हो, दैट इज अनदर थिंग है।
सवाल यह है कि अभी तक इसके प्रत्यर्पण पर कांग्रेस पार्टी या किसी विपक्ष के पार्टी ने इसके स्वागत में एक बयान नहीं दिया है कि मुंबई पर हमारे हमले थे। यही मैं कह रहा हूं, आज मुझे सबसे ज्यादा शायद तकलीफ इस बात की है तक कि पूरा विपक्ष जो है अडानी अडानी कर रहा है, लेकिन किसी ने इस बात की तारीफ नहीं करी, और यही चीज तकलीफ देती है कि सेकंड बात और है, आप दिखाओगे क्या उसको? मैं आ रहा हूं। अच्छा, हाँ। आपने लिया किसी का बयान? अरे आप क्या देना बयान दे, मैं लूंगा ना। आपके देश पर हमले हुए थे, देश पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। क्या इस देश के बड़े नेताओं को हर चीज पर एक्स पर पोस्ट करते हैं, हर चीज के बारे में बयान देते हैं, क्या इस पर बयान नहीं दिया जाना चाहिए था कि ये एक बड़ा कदम है और इसके बाद जो दोषी पकड़े जाएंगे? गृह सचिव को भारतीय जनता पार्टी ने अहम जिम्मेवारी क्यों दी? पार्टी में टिकट क्यों दिया? मिनिस्टर क्यों बनाया? नहीं, वो सारे सवाल आप उठाएंगे, वो तभी नैतिक होगा, तभी तात्विक होगा, जब कम से कम आज इस देश की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियों का उस समय जो लोग सत्ता में थे 26 नवंबर 2008 के समय, उनको तो आना ही चाहिए था। एक करके जितने थे उन्होंने मोदी सरकार में भी लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। अरे सुनिए ना दुष्यंत जी, अधिकारियों की आड़ में सरकार कब तक बचती रहेगी? बड़े सवाल है ना ये। अधिकारियों की आड़ में सरकार को कब तक बचाएंगे? आप एक अधिकारी का जिक्र करके पूरी की पाप की जो पूरी गठरी है उसको कैसे छुपा देंगे? एक अधिकारी अगर वहां से यहां आ गया, रिटायर होने के बाद सरकार में शामिल हो गया, उस वक्त सरकार का हिस्सा था, तो क्या अधिकारी फैसले ले रहा था कि प्रधानमंत्री ले रहे थे, कि गृह मंत्री ले रहे थे, या कांग्रेस के नेता ले रहे थे? क्या वो अधिकारी ने कहा था, क्या उस अधिकारी ने कहा था कि ये किताब लिखी जाए? दुष्यंत जी ये बताइए ना, क्या उस अधिकारी ने कहा था किताब लिखी जाए? उस अधिकारी ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी क्या? दुष्यंत जी का मुझे लगता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है। चलिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी के पास आ रहा हूं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन है? एक मिनट दुष्यंत जी, आ रहा हूं, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जरा उनका नेटवर्क ठीक कीजिए। दुष्यंत जी का नेटवर्क ठीक कीजिए जरा। भुवन भास्कर जोशी, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? वो हुसैन राणा आ रहा है, पाकिस्तान को लेकर जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ, क्या स्वागत करते हैं? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि है ये? देखिए, आज जो डिबेट आपने कराई उसमें मैं पाता हूं कि 3 देशों के बीच में ये डिबेट, उसमें पाकिस्तान का एंगल है, अमेरिका है और भारत है, और इसे ही शायद इंटरनेशनल रिलेशन करते हैं। उसका मैं छोटा सा विद्यार्थी हूँ जी, तो उस नाते जो मैं समझ पाता हूँ वो मैं समझ पा रहा हूँ। पहले मैं पाकिस्तान से शुरू कर दूंगा। कौन ऐसे शख्स हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी, जिन्ना पे मजार पे जाके कसीदे पढ़ के आते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जाकर बिना बुलाए बिरयानी खा के आते हैं, नवाज शरीफ की माता जी को साड़ी और शॉल देने का काम करते हैं। ये भी देश ने देखा है। और आज पुलवामा का आज वो है, शहीदों की वो है, और देश अब भी इंतजार कर रहा है कि इस देश में 300 किलो RDX कैसे आया। उसका माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और सरकार इसकी जवाबदेही से बच पा रही है। और अभी अमेरिका की बात आई थी, अमेरिका से ये आ रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पे कोई भी जो भारत विरोधी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, उनको आना चाहिए। 11 साल का समय लग गया, ये बहुत लंबा समय था। ये मान, क्योंकि महामानव की सरकार है, हम मानते हैं, नॉन बायोलॉजिकल लोगों की सरकार है, इसमें 11 साल लग गए। एक आम व्यक्ति की सरकार में लगते तो हमें दुख होता कि भाई उसमें चलो आम व्यक्ति है, 11 साल लग गए, इसलिए न्याय होना चाहिए। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका गए थे तो किस प्रकार हमारे जो भारतवासी थे, जो हमारे देश के वासी थे, उनको कैदियों की तरह लाया गया? क्या उन्होंने उस बात को कहने का काम करा? एक देश ने उस प्रश्न को उठाने का काम करा और अमेरिका को मखौल जवाब दिया। देश ये भी जानना चाहता है कि इस बात के लिए अमेरिका को हमारी सरकार ने क्या करा, ये भी देश के सामने यक्ष प्रश्न है। हम लोग चाहते हैं इन विषयों पे भी चर्चा होनी चाहिए। और जो बयान मैंने आपको दे दिया वो मैंने ऑफिशियल बयान दे दिया। हम चाहते हैं कि जो भी भारत विरोधी व्यक्ति हैं उनको लाना चाहिए। और जो आपने अन्य एक पॉलिटिकल पार्टी के एक सांसद की पत्नी पर यह आरोप लगाने का काम कर रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर सरकार के पास सुनिए ना, मैं आता हूं उस पर, मैं आता हूं भुवन भास्कर जोशी जी, 2 बात आपसे पूछता हूं। आपने क्या बिरयानी खाते देखा था प्रधानमंत्री को? क्योंकि आप लोग जब भी पाकिस्तान का जिक्र चलता है
नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने गए थे, आप लोग क्या टेबल पे साथ बैठे थे? आपने बिरयानी खाते देखा था? दूसरा, ये आरडीएक्स 300 किलो का आंकड़ा कहां से लाए आप कि 300 किलो आरडीएक्स था? जरा दो बातों का बड़ा स्पष्ट से जवाब दीजिए। स्पष्ट बोलते हैं पूरे देश, और ये यात्रा जो थी नॉन ऑफिशियल यात्रा थी, ये मैं नहीं कर रहा। मैंने बिरयानी पूछी सर, मैंने बिरयानी पूछी, बिरयानी खाते आपने देखा था क्या? नॉन ऑफिशियल, अगर सुनिए ना, बिरयानी खाते देखा था आप लोग? आप बगल में टेबल पे बैठे थे क्या? बिरयानी खा रहे थे आप भी? मैं कह रहा हूँ सिमई खाई तो, लेकिन बिना नॉन ऑफिशियल यात्रा। नहीं तो ये कहिए ना, नॉन बिना 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 बताए चले गए नॉन ऑफिशियल। ये जो बिरयानी खाने का जो जुमला जोड़ते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ये जुमलेबाज वाली जो डिबेट मेरे साथ मत किया करिए, एक बात। और दूसरी बात आपको करेक्ट कर दूं, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। अभी आपने कहा आप जो है विद्यार्थी हैं वैश्विक मामलों के, तो वैश्विक मामलों के जो विद्यार्थी हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस यात्रा पर अफगानिस्तान से लौटते हुए पाकिस्तान गए थे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। अगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गए थे अमेरिका, पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान को उन्होंने दुनिया भर में नंगा किया, बेनकाब किया कि हमने पाकिस्तान को एक मौका दिया बातचीत का, हमने तमाम जो है अपनी सीमाएं लांघ करके पाकिस्तान को बातचीत। लेकिन आप जैसे लोग जो दावा करते हैं कि उनको वैश्विक मामलों की समझ है, उनकी समझ इतनी कच्ची, इतनी ओछी होगी, मुझे नहीं पता था। और दूसरी बात सुन लीजिए, ये 300 किलो आरडीएक्स नहीं था, आरडीएक्स 300 किलो नहीं था। अगली बार थोड़ा रिसर्च करके आइए, मैं आपको बता सकता हूं कितने किलो आरडीएक्स था। लेकिन आप लोग क्या होता है, एक हवाई उठती है और उसके बाद शुरू हो जाते हैं 300 किलो, फिर कोई 400 किलो कहेगा, फिर कोई 500 किलो कहेगा। तो थोड़ा सा रिसर्च करके जो है, मुझे लगता है फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। आप जवाब ले लीजिए जब आपने प्रश्न करना। आरडीएक्स आया था, लोग मरे थे, क्या जांच कर रही है? क्या महामानव की सरकार 11 साल में देश के लोगों को बताना नहीं चाहती? क्या छुपाना चाहती है सरकार? क्यों नहीं उसके आरडीएक्स की जांच की रिपोर्ट अभी तक पता? आरडीएक्स कितना था पहले मुझे बता दिए, फिर मैं जांच पे भी आ जाता हूं। आरडीएक्स कितना था बताइए ना, कितना आरडीएक्स था? अरे कितना आरडीएक्स था बता दीजिए ना, उसके बाद मैं आता हूं जांच पर भी। नहीं, अब इनका जोशी जी का गुस्सा देखिए, कभी आतंकवादियों पर इतना गुस्सा नहीं होंगे, कभी पाकिस्तान पर इतना गुस्सा नहीं होंगे। आपको पता है कि उसका जो सुनिए उसका जो की कंस्पिरेटर था, अभी एक सेकंड में उसका नाम भूल रहा हूं, पाकिस्तान में उसको घर से निकाल के 3 किलोमीटर दूर ले जाके जो वहां से था, उसको गोली मार दिया गया पिछले साल। जो पाकिस्तान में 24 लोग मारे गए, जो पाकिस्तान छाती पीट रहा है, उसमें से एक पुलवामा का कंस्पिरेटर था, उसी के नाम पर यहाँ। अरे भाई, आपको तो यही लगता है जैसे मोहम्मद का जो रिश्तेदार था 2021 में मारा गया वहीं कश्मीर में, वो भी कंस्पिरेटर था। तो धीरे धीरे उनके काम तमाम किए गए, लेकिन आपका गुस्सा अपने देश के प्रति है। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के जो गुस्से की बात करी अवधेश जी ने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो भुवन भास्कर जोशी जी बड़े गुस्से में आते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन गुस्सा उनको तब नहीं आता, उनके महामानव जो उनके मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने आतंकवादियों के लिए माफी की अर्जी लगाई थी, वो भूल जाते हैं कि आतंकवादियों के लिए। इसीलिए मैंने कहा, यही आतंकवाद के प्रति नीति है आप लोगों की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आप लोगों ने आतंकवादी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाकर आतंकवादी हमला किया, उनके लिए आप लोगों की सरकार ने माफी मांगी थी कि इनको माफ कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज इनकी माफी मांग रहे, कल को इनको पद्म भूषण दे देंगे। अगर इस पर उस समय गुस्सा आता तो भुवन भास्कर जोशी समझ में आता कि बड़ा आतंकवाद को लेकर आप में गुस्सा है, लेकिन आतंकवाद को लेकर गुस्सा नहीं है। आतंकवाद जब यूपी में हो रहा था तब आपको गुस्सा नहीं आ रहा था, आपकी सरकार थी। आपको गुस्सा किस बात पे आता है? आपको गुस्सा आता है तहव्वुर हुसैन राणा क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा आता है कि पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आप लोग भी उस तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान की थाली में जाके बिरयानी खाते थे। समझे ना आप? ये गुस्सा मत दिखाइए मुझे, चिल्लाते रहिए। आपकी आवाज, जब आप चिल्लाते हैं ना, तो आपकी आवाज जब फट जाती है। और दूसरी बात यह है कि आपका नेटवर्क भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको चिल्लाते हुए आवाज आ। जरा इनको स्क्रीन पर दिखाइए पूरी तरह से कि लगातार जो चिल्ला रहे आवाज नहीं आ रही, इससे कोई फायदा नहीं है। मैंने आपकी आवाज रोकी नहीं है, लेकिन आपका नेटवर्क नहीं है। ये देखिए कितना गुस्सा आ गया, कितना गुस्सा आ गया आतंकवाद की बात करने पर, कितना गुस्सा आ गया आतंकवाद की बात करने पर, कितना गुस्सा आ गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों की सजाएं माफ करी, जिन्होंने कोर्ट का आदेश आने के बावजूद आतंकवादियों की सजाएं माफ कर दी। और आज ये जो है बड़े गुस्से हो रहे हैं, बहुत गुस्से हो रहे हैं, क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ रहा है, इसलिए बड़े गुस्से हो रहे हैं।
छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस, म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं घायल ताज खुलेगा क्या राज, क्योंकि ताज सहित मुंबई पर आतंकी हमला करने वाले तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि और साथ साथ अमेरिका यात्रा के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का जो जिक्र किया गया कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन का आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दे, उसको लेकर पाकिस्तान में हाहाकार है। इधर भारत में गौरव गोगोई जो कांग्रेस के LOP हैं, डिप्टी LOP हैं, उनकी पत्नी को लेकर आज बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गौरव गोगोई जो है उनकी पत्नी का ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से रिश्ता है और गौरव गोगोई जो है वो पाकिस्तान के उच्चायोग में भी गए और वहाँ भी उन्होंने कुछ बैठकें की और उसके बारे में देश को, संसद को नहीं जानकारी दी। ये सब चीज़ें हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जरा गौरव गोगोई को लेकर जो आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से, जरा उसको सुन लीजिए, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ूंगा। भ्रष्टाचार के एक के बाद एक आरोप उनके PWD विभाग पर आ रहे हैं। कहीं न कहीं शायद उनके मन में ये आशंका है कि ये भ्रष्टाचार के खबरों के कारण कुछ महीनों बाद शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी फिसल सकती है। तो गौरव गोगोई जवाब देते हैं, कहते हैं कि भैया भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान हटाने के लिए अब ये भ्रष्टाचार के बार बार जो है जिक्र करके अपने जो काम है, जो सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आज कहा गया कि वो पाकिस्तान के उच्चायोग में गए
वहां पर अब्दुल बासित के साथ मुलाकात की, कई लोगों को लेके गए और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ये अपने आप में गंभीर सवाल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं आतंकवाद हूं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बता दूं विजय शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ वक्ता है। और दुष्यंत नागर जी और अवधेश जी और भुवन भास्कर जोशी जी, मैं कह दूं आप लोगों का नेटवर्क बहुत वीक है, इसलिए आप लोग जब बहुत गुस्से में आकर चिल्लाते हैं या ज़्यादा बोलते हैं तो वो आपकी आवाज़ रुक जाती है, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है हमारी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों की नेटवर्क की तरफ से प्रॉब्लम है। तो बिना अगर चिल्लाए अपनी बात रखेंगे, बिना गुस्से में आए, तो शायद पब्लिक समझ पाएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और वैसे भी आप लोगों का गुस्सा कई बार मुझे देखकर लगता है कि ये गुस्सा जो है वो अगर उतना ही गुस्सा पाकिस्तान को लेकर, उतना ही गुस्सा आतंकवाद को लेकर आप लोगों ने दिखाया होता तो भारत जो है इतने समय तक ये जो मैं अब जो लिस्ट बताने जा रहा हूं वो उस रास्ते से नहीं गुजरता। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, और इस बात को लेकर विपक्ष लाख कमियां निकाल सकता है, निकाले, विपक्ष का काम है, लेकिन आतंकवाद जैसे मसले पर इस देश में राजनीति होती रही है। मुंबई आतंकी हमले को जो राजनीति हुई उसका मैंने जिक्र कर दिया, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि इस देश में एक वो दौर था जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब हर गली मोहल्ले में भारत में आतंकी हमले होते थे, हर गली मोहल्ले में बम फटते थे। फिर से मैं बार बार याद दिलाता हूं, मैं जिस देश जहां बैठा हूं दिल्ली में, अगर दिल्ली के लोगों को याद हो तो एक डीटीसी की बस में आप चढ़ते थे तो वहां ऊपर सबसे पहले लिखा रहता था आपके आसपास बम हो सकता है, यह लिखा रहता था। आप बस में सफर करने जा रहे हैं, लोग घर से निकलते थे, मालूम नहीं होता था बाजार में जा रहे हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। सरोजनी नगर, कनॉट प्लेस, हर जगह बम धमाके होते थे। और ये मेरे पास लिस्ट है, मैं सिर्फ आपको कुछ लिस्ट बता देता हूं। और इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए थी वो पूर्व सरकारों ने नहीं दिखाई, और इसीलिए भारत को इतनी जानों को गंवाना पड़ा। 29 अक्टूबर 2005 सिलसिलेवार तरीके से जो है दिल्ली में, सोचिए देश की राजधानी दिल्ली में 3 धमाके होते हैं, 2 धमाके भीड़ भाड़ वाली जगह पर 67 लोग जो हैं उनकी जान जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। महाराष्ट्र में 8 सितंबर 2006 नासिक में आतंकवादी हमला होता है और इसमें 37 लोगों की जान जाती है, 130 लोग घायल होते हैं। उसके बाद वाराणसी में हमला होता है 7 मार्च 2006, संकट मोचन मंदिर, रेलवे कैंट, दशाश्वमेध घाट पर बम विस्फोट होता है और संकट मोचन हनुमान मंदिर में 7 और रेलवे कैंट में 11 लोगों की जाने जाती है, 35 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। और ये जो मुंबई में, ये जो वाराणसी में आतंकवादी हमला हुआ था, इसी हमले के जब आतंकवादी जो थे उनकी सजा माफ करने के लिए बाकायदा समाजवादी पार्टी की सरकार ने एप्लीकेशन लगाई थी कि नहीं जी इनको माफ कर दो। कोर्ट ने कहा कि अगली बार इनको पद्म भूषण दोगे, आज आतंकवादियों को छोड़ रहे हो। तो यह इस देश में आतंकवाद के ऊपर होता था। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेनों में जगह जगह पर बम धमाके हुए, आतंकियों ने 200 से ज्यादा लोगों की जान ली। ये जो मुंबई में आतंकी हमले हुए थे, 700 लोग घायल हुए थे। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट 2007, अजमेर दरगाह 11 अक्टूबर 2007, फैजाबाद 23 नवंबर 2007, वाराणसी, लखनऊ और लखनऊ की कचहरी में बम धमाके, जयपुर में 13 मई 2008 इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने पिंक सिटी को निशाना बनाया, अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008, दिल्ली में उसके बाद दोबारा 13 सितंबर 2008, कनॉट प्लेस सहित दिल्ली में 30 मिनट के अंदर 5 बम धमाके हुए थे। 30 मिनट के अंदर राजधानी दिल्ली में 5 बम धमाके। और इसमें क्या हुआ, इसमें दर्जनों लोग मारे गए। ऐसी लंबी लिस्ट है, मैं लंबी लिस्ट नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यह एहसास करा रहा हूं कि इस देश में किस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती थी। और अगर आज ये सरकार को आप कोसे गाली दें, लेकिन आज इस सरकार में कम से कम आप और हम सुरक्षित तो हैं, आतंकी हमले तो नहीं हो रहे। इस बात को लेकर अगर विपक्ष नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, विपक्ष की मर्जी, लेकिन कम से कम आतंकवाद पर राजनीति तो ना करें। दुष्यंत जी। बिल्कुल देखिए, जब आतंकी हमले हुए, गलत हुए, सरकार की मैं उसे विफलता मानता हूं। और वो सामूहिक है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, नीचे से लगा के ऊपर तक, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे अधिकारी हो, सुरक्षा एजेंसी हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी हो। और आज अगर सफलता है तो वो सबकी है, वो अकेले एक व्यक्ति की नहीं है, वो पूरे सिस्टम की है, वो पूरे तंत्र की है। और वो एक दिन में नहीं हो गया, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यूपीए की सरकार के दौरान हुई। पी चिदम्बरम साहब ने सर्विलांस के अच्छे इक्विपमेंट्स खरीदे और सेनाओं को, सुरक्षा एजेंसियों को सशक्त किया, उस लायक बनाया कि आज भारत सुरक्षित है पूर्ण रूप से। एनआईए का गठन किसने किया?
पी चिदम्बरम जी ने किया। तो दुष्यंत ऐसा जी, नहीं दुष्यंत जी, है सबका दुष्यंत जी, उसमें रोल रहा है, दुष्यंत जी, सबका दुष्यंत जी, प्रयास रहा है। दुष्यंत जी, लेकिन एक बात। मैं नेशनल टीवी पे बैठ के, श्रीमान जी, मैं ये नहीं कहता कि सत्यपाल जी जो तत्कालीन गवर्नर थे उन्होंने ये बयान दिया था कि 4 महीने तक CISF के हमारे जवान थे, वो हेलीकॉप्टर मांगते रहे, वो जहाज मांगते रहे, उनको जहाज नहीं दिया गया। हम ऐसी हल्की बातें नहीं करते। ये विजय शर्मा जी बात करते हैं इस प्रकार की बातें, पॉलिटिकल बातें करते हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट जल्दी से एक इंटरवेंशन, एक मिनट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है दुष्यंत जी। मैं जानता हूं आप इस तरह की चीजों में उस तरह की वो एक्सट्रीम लाइन नहीं लेते, मैं मानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको और देश के लोगों को याद दिला रहा हूं, जब आतंकवाद को लेकर, नक्सलियों को लेकर पी चिदम्बरम ने कड़े कदम उठाने शुरू किए थे तो उनको उठाकर ट्रांसफर कर दिया गया था, उनसे गृह मंत्रालय ले लिया गया था। और फिर मैं कहता हूं इस देश में आतंकवाद पर राजनीति, और आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सबका सामूहिक होता है, लेकिन होता क्या, सुरक्षा बलों का हौसला तब टूटता है जब एक आतंकवादी एनकाउंटर में मारा जाता है और उसके बाद पता नहीं ये ऑफिशियल है नॉन ऑफिशियल है कि सलमान खुर्शीद जैसे नेता आकर कहते हैं कि सोनिया गांधी रात भर रोती रही वो आतंकवादी के मरने पर। तो आतंकवादी के मरने पर अगर सोनिया गांधी रात भर रोती रहेंगी और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की सजा माफ कराने के लिए अदालतों के चक्कर काटेगी, तो क्या इसको लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए दुष्यंत जी? बिल्कुल, मीडिया का काम है जी सवाल करना, आपको सवाल पूछने चाहिए। आप सवाल पूछेंगे तो सत्ता में बैठे हो या संसद में विपक्ष में बैठे हो, वो लोग अपने धर्म को बखूबी याद रखेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, श्रीमती गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। सर खंडन भी तो नहीं किया आज तक दुष्यंत जी, आज तक खंडन किया हो अगर तो बता दीजिए मुझे। मैं सुरजेवाला जी ने, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने इसका खंडन किया है, मैं 2 बार किया है, इनसे पहले पूर्व में जनार्दन द्विवेदी जी ने भी खंडन किया है। अच्छा ठीक है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर खंडन किया है तो बड़ी अच्छी बात है। आतंकवाद को मैं आपको कहना चाहता हूं, आतंकवाद को शक्ति से कुचल देने की जरूरत है, और जब तक हम शक्ति से नहीं निपटेंगे इस दाना को कुचला नहीं जा सकता। सर यही तो काम दुष्यंत जी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं अगर कोई सरकार आतंकवाद को सख्ती से कुचलने की कोशिश कर रही है तो उसको पूरे विपक्ष का समर्थन मिलना चाहिए, पूरे विपक्ष को एकजुट होकर पीछे खड़े हो जाना चाहिए कि हाँ हम आपके साथ हैं। बोलिए भुवन भास्कर जोशी। देखिए, अभी मैं अशोक जी आपने जो लिस्ट पढ़ी थी, मैं उसमें देख पा रहा था कि एक नाम और जुड़ जाता तो हमें भी बहुत अच्छा लगता। आपने लगाए, आरोप लगाने चाहिए, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन रेड कारपेट पर आतंकवादियों को छोड़ने का काम कंधार में माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने करा। इन्होंने कहने का काम करा, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने कहने का काम करा कि महबूबा मुफ्ती के आतंकवादियों से संबंध है, ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, अगर आपको याद होगा। क्या क्या फिर से बताइए, कौन सा बयान? उन्होंने कहा महबूबा मुफ्ती के आतंकवादियों से संबंध है, इस तरह का बयान लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर। फिर उसी के बाद उसी महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार बनाने का काम करते हैं। ये भी तो देश के सामने प्रश्न है, क्या ये प्रश्न खड़े हो जाए, चुप हो जाएंगे या हमारे बोलने पर पाबंदी हो जाएगी? और क्या आप मेरी उस बात का जवाब दे पाए जो मैंने प्रश्न उठाया था कि अमेरिका में राष्ट्रपति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए, तो मेरे भी प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री ही है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, हथकड़ी पकड़ के हमारी जमीन पे लाया गया, उसके बारे में क्या बात हुई, ये भी तो देश जानना चाहता है। सर आपको जानकारी नहीं है, ये मामला उठाए, विषय उठाए, आपको जानकारी होगी इस बात की? अशोक जी, हाँ बोलिए। मेरा कहना यह है कि क्या भारत के विपक्ष के नेता, ये बात ठीक है कि एक मानवीय गरिमा का पालन होना चाहिए, इस बात को बढ़ावा देते हैं कि किसी भी देश में हमारे देश के नागरिक घुसपैठ करें? क्या ये जो लोग गए थे ये बाजाब्ता पास वीजा लेकर के अच्छे प्लेन में टिकट कटा के गए थे? वो जो डंकी रूट है उसमें जंगल से होते हुए, पहाड़ से होते हुए, पे पर चढ़ के, और किसी को पिटाई भी लग रही थी, जा रहे थे, सब पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोगों ने देश का सिर शर्म से झुकाया है। अब क्या भारत में कल कोई घुसपैठ करेगा तो हम अपने कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे? कि देश के विपक्ष के एक शब्द नहीं किसी ने बोला है कि हमारे देश के सुनिए, फिर भी एक मिनट में आपको रोक रहा हूं, लेकिन आज तो उस पर बात हुई है। मुझे लगता है इस मामले में शशि थरूर का बयान जरूर सुना जाना चाहिए।
शशि थरूर ने कहा, शर्म नहीं आती है? शशि भारत थरूर ने भारत का शीर्ष संसद झुक रहा है। दिक्कत नहीं अवधेश जी, दिक्कत यह है कि विपक्ष ने शशि थरूर का बयान, जो वैश्विक मामलों के जानकार हैं और न्यूयॉर्क में भारत के परमानेंट वो थे, उन्होंने, शशि थरूर ने ऑन रिकॉर्ड बोला, कैमरे पे बोला कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार इस तरह से भारत के लोगों को भेजा जाता रहा है और इसके अलावा भारत हर बार भेजा जाता रहा है। और उन्होंने सवाल उठाया कि अचानक से विपक्ष क्यों जग रहा है। ये शशि थरूर ने कहा, मैंने नहीं कहा। और फिर से कह रहा हूं, एक मिनट देखिए, एक मिनट रुकिए दुष्यंत जी, एक मिनट देखिए, एक मिनट दुष्यंत जी रुकिए, एक मिनट देखिए, जो चोर रास्ते से जाएगा वो चोर की तरह वापस भेजा जाएगा। ये जरूर है कि इसमें अगर हथकड़ी के बिना लाया जाता तो बेहतर। अच्छा, एक मिनट रुकिए दुष्यंत जी, चोर के साथ एक मिनट दुष्यंत जी रुकिए। जो चोर की तरह जाएगा वो चोर की तरह वापस आएगा। हथकड़ी ना लगती तो अच्छा था। और हथकड़ी का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बीच उठा है। यह बात उठी है कि उनको सम्मानजनक तरीके से, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो साधारण परिवारों के लोग हैं। हालांकि लोगों को यह भी समझना चाहिए, जो आदमी 40 लाख 50 लाख जमीन बेचकर 50 लाख खर्च करके अमेरिका जा रहा है, 50 लाख में अगर यहीं पर हिंदुस्तान में एक दुकान खोल लेता तो शायद वो ज्यादा अच्छे से कमाई कर सकता। लेकिन अमेरिका जाने का जो सपना है ना, कनाडा जाने का जो सपना है, वो सपना अपने आप में जो है वो बड़ा खतरनाक है। लड़कियों के साथ क्या क्या बीती है जरा जाके पूछिए। बताया कि धक्का दे दिया, मोबाइल छीन लिया, ये मुद्दा ऐसे जा रहे हैं इस देश से। ये मुद्दा आतंकवाद इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। भुवन भास्कर जोशी पढ़े लिखे आदमी है। अवधेश जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, इस मुद्दे को अमेरिका और भारत के बीच आप चाहे तो आज टैरिफ का भी मुद्दा उठा सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन बड़े सारे मुद्दे हैं। लेकिन आज की तारीख में कम से कम अगर आतंकवाद के मसले पर आपको एक बड़ी कामयाबी मिली है तो आप जो है बिरयानी खाने गए, ये करने गए, वो करने गए, ये सब उठाने की बजाय एक बार कहिए ना आतंकवाद पर क्या पॉलिसी है आपकी, आप उसको बताइए। विजय शर्मा बोलिए, बड़े देर से आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। जी देखिए, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। उस टाइम इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। देश विरोध कहां होता है? हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है। आप सबूत मांगते हो सेना से, यह विरोध होता है। आप विदेश की धरती में बैठ के चाइना की कंपैरिजन करके और उसकी बड़ाई करते हो। आप देश की जो संवैधानिक संस्था है उनके ऊपर उंगली उठाते हो। आप ऐसे कृत्य करते हो वहां बैठ के, राहुल गांधी जी, कि उनको आधार बना के पाकिस्तान यूएनओ में बातें रखता है अपनी। इसको देश विरोध कहते हैं। आज मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में कहां है नेशनल वो अपना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस? सर मिटा दिया ना। आप उनके साथ बात करते थे और आपको यह भी पता होगा कि 1 साल के लिए कैलेंडर जारी होता था जम्मू कश्मीर में कि इतने दिन हड़ताल होगी, इतने दिन हमने पत्थरबाजी करनी है। वो कैलेंडर है क्या आज देश में? बताइए आप मुझे। नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। सर मेरा नक्सलवाद, एक मिनट सर, नक्सलवाद पे मैं किसी और दिन बात करूंगा। मैं आज सर एक मिनट मैं गौरव गोगोई, मैं तरुण, मैं जो है मैं गोगोई साहब की, गौरव गोगोई की इस पर आना चाहता हूं। बोलिए। जो ये कहते हैं वैध दस्तावेजों के बगैर अगर आप जाओगे तो क्या होगा? 2009 से मैं आपको आंकड़े भेज देता हूं। सैकड़ों लोग आते थे, हर साल आते थे। आप भी देख लीजिए, जाके गूगल पे जाके देख लीजिए। सर तो ये पहला ये तो शशि थरूर ने कहा है सर। शशि थरूर ने कहा है कि पहली बार नहीं हो रहा, 2008-9 से लगातार आ रहे हैं। ये शशि थरूर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं अब तक तो किसी ने नहीं बोला, आप जो है बोल रहे हैं। और ये विपक्ष का दिखाता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम ऐसे मुद्दों पर आप जो है भारत की आलोचना करिए। क्या समस्या है? प्रधानमंत्री की आलोचना, भारत की, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिए, लेकिन कम से कम कुछ मुद्दों पर एकजुट हो जाइए, अच्छा मैसेज जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। गौरव गोगोई की बात पे जरूर मैं बात करूंगा। दुष्यंत जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार।
अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं। घायल ताज खुलेगा राज, तैमूर हुसैन राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया, तो इसमें बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं कि अब कौन से राज जो हैं खुल सकते हैं आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान की भूमिका को लेकर और इस बात को लेकर जो गौरव गोगोई को लेकर सवाल उठाए, उन सब पे चर्चा करना है। दुष्यंत जी, जल्दी से गौरव गोगोई के मामले में क्या रिस्पॉन्ड है आपका, बहुत संक्षेप में? वॉइस दीजिए जी, बोलिए। लेकिन मेरा ये मानना है, गौरव गोगोई सम्मानित सांसद है, उनकी पत्नी एक विदेशी देश की नागरिक है। आपके पास अगर कोई कंक्रीट कुछ ऐसा एविडेंस है जिससे ये लगता है कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता किया है, तो बात करिए। सिर्फ इसलिए कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, इसी बात पे को लेके विजय सिंह जी और इनकी पूरी पार्टी हल्ला करती है, ये परंपरा ठीक नहीं है। ऐसे कई लोगों के, देश के कई वरिष्ठ लोगों की रिश्तेदारियां हैं, उनके घरों में भी विदेश के या पड़ोसी देश की घर की बहू बेटियां हैं, तो सब पे यही चर्चा शुरू हो जाएगी। आप एक नई चर्चा शुरू कर देते हैं गंभीरता के साथ। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का जुड़ा मामला है। मैं फिर पुनः ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने के और बहुत सारे अवसर मुद्दे हो सकते हैं, उन पे राजनीति करनी चाहिए। बहुत संक्षेप में सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूं, 2013 में शादी हुई थी, लेकिन आज तक गौरव गोगोई जी की पत्नी ने भारत की नागरिकता आज तक नहीं ली है। ये भी जो है सवाल, कई बार सवाल खड़े करता है। और अगर वो पाकिस्तानी एम्बेसी में जा रहे हैं तो कम से कम उनको सूचना तो देनी चाहिए। अवधेश जी, आखिरी कमेंट जल्दी से। बहुत नहीं, ये तो दुष्यंत जी तब कहते जब मोदी जी की यात्रा में इन लोगों को अडानी का मुद्दा बड़ा लगता है। आप गैर जिम्मेवार तरीके से उठा सकते हैं। पठानकोट हमले के बाद बिरयानी खाने की बात आप उठा सकते हैं। विचित्र स्थिति है देश में, आप जो है किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। जब विदेश में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, हमारे गृह मंत्री को और सुरक्षा सलाहकार को वहां आरोपित, जब बात की गई तो हमारे यहां से आप ताली पीट सकते हैं कि नहीं देखो ये फंस रहे हैं, जबकि हमारे दुश्मन मारे जा रहे हैं। जब कनाडा का प्राइम मिनिस्टर इस ढंग से गैर जिम्मेवार बात करता है तो विपक्ष उसको मुद्दा बना सकता है देश में। लेकिन गौरव गोगोई की पत्नी अगर नागरिकता नहीं ले रही है और उस पर कोई सवाल उठा रहा है तो गैर जिम्मेवार राजनीति हो जाती है। भाई, गैर जिम्मेवार राजनीति तो हो रही है कि टूलकिट बना करके और देश के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है कि कोरोना में जो है कहीं का लाश को कहीं दिखा करके कि जलाए जा रहे हैं भारत में, और किसान आंदोलन को दुनिया का विषय बनाया जाता है। ओके, चलिए टूल किट पे किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज जो हम एक चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में वो बिंदु उठा दूं। पतवंत सिंह पन्नू, ये जो खालिस्तानी आतंकवादी है, जो भारत में आए दिन आतंकी हमले करने की धमकियां देता है, उसकी भी बात हुई है। तो विदेश मामलों के जानकार मेरे जो गेस्ट हैं उनको उसका भी जिक्र करना चाहिए था। और ये सर एक मिनट, ये पन्नू वही है जिसने राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाया था कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने देते। और गुरुवर पतवंत सिंह पन्नू ने कहा था कि राहुल गांधी तो वही कह रहे जो हम कह रहे थे और इसलिए हमारी खालिस्तान की मांग सही है। तो पन्नू के भी पेच टाइट होने का जुगाड़ करके आए हैं, ये भी आप समझ लीजिए। और इसके लिए कम से कम प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे दीजिए, जोशी जी और दुष्यंत नागर। मुझे लगता है अच्छा रहेगा, देश में अच्छा मैसेज जाएगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।